कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्ट लोगों से भरी हुई कभी-कभी ऐसे फैसले क्यों लेती हैं जो मतलब बिल्कुल बेतुके लगते हैं? हाँ, कि बाहर से देख के लगता है कि ये क्या सोच कर किया होगा। एग्जैक्टली तो जब ये बड़े फैसले लिए जाते हैं तो क्या ये वाकई 100% तर्क और डेटा पर आधारित होते हैं? या फिर इसमें हम इंसानों की कुछ कमियां, कुछ सीमाएं आड़े आ जाती हैं। आज हम इसी सवाल के जवाब में हर्बर्ट साइमन के काम की गहराई में उतरने वाले हैं। वो एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन और निर्णय लेने की हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं, उनके हिसाब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइमन ने मैनेजमेंट की दुनिया में पहले से चले आ रहे सुनहरे नियमों को महज कहावतें और मिथक कहकर क्यों खारिज कर दिया। अच्छा, और हम उनके सबसे मशहूर आइडिया बाउंडेड रैशनैलिटी या सीमित तर्क संगतता को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब साइमन किस माहौल में अपने विचार लेकर आ रहे थे? हम बात कर रहे हैं 1930s और 40s के दशक की। तो उस वक्त संगठनों को समझने का तरीका बदल रहा था। कैसे? पहले लोग सिर्फ सख्त नियमों, हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर ही ध्यान देते थे। मतलब कौन किसे रिपोर्ट करता है, बस यही सब? हाँ, लेकिन अब एक नया दौर आ रहा था जहां विद्वान मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का इस्तेमाल कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि संगठन में काम करने वाले लोग असल में सोचते कैसे हैं। और इसी मोड़ पर हर्बर्ट साइमन की एंट्री होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ, हाँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो कई अलग अलग फील्ड्स का माहिर हो। उन्हें किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। और ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि वो कितने इंटरडिसिप्लिनरी थे। आप सोचिए, उन्होंने 1978 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। ओके। और साथ ही कंप्यूटर विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान AM ट्यूरिंग अवार्ड भी हासिल किया। अर्थशास्त्र और कंप्यूटर साइंस ये तो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं। लेकिन साइमन ने इन दोनों को जोड़ दिया। उनका मूल सवाल था, इंसान फैसले कैसे लेता है। अच्छा, ये कॉमन लिंक था। हाँ, ये सवाल अर्थशास्त्र का भी है और AI का भी। इसीलिए उन्हें वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। तो उनका सबसे पहला दावा क्या था? उनका सबसे साहसिक दावा ये था कि प्रशासन और निर्णय लेना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग एक ही चीज है। एक ही चीज है? हाँ, उन्होंने कहा, अगर आप किसी संगठन को समझना चाहते हैं तो उसका चार्ट भूल जाइए। ये स्टडी कीजिए कि वहाँ छोटे बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साइमन प्रशासन को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। एक साइंस? हाँ, जो ठोस सबूतों पर आधारित हो। इसके लिए उन्होंने एक बहुत जरूरी फर्क किया, तथ्य और मूल्य के बीच, मतलब फैक्ट और वैल्यू। ठीक है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। तथ्य और मूल्य। देखिए, एक तथ्य ऐसी चीज है जिसे सही या गलत साबित किया जा सकता है। जैसे इस पुल को बनाने में 10 करोड़ रुपए लगेंगे। ये एक तथ्यात्मक बयान है। ओके, इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, वहीं एक मूल्य आपकी पसंद या नैतिक विश्वास है। जैसे हमें एक सुंदर पुल बनाना चाहिए। सुंदरता एक मूल्य है, तथ्य नहीं। बिल्कुल। या हमें पुल की जगह अस्पताल बनाना चाहिए, ये प्राथमिकता एक मूल्य है। साइमन का कहना था कि प्रशासन के विज्ञान को तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। रुकिए, लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा करना मुमकिन है? मान लीजिए कोई अफसर कहता है कि इस सड़क को बनाने में X करोड़ लगेंगे। ये एक तथ्य है। लेकिन इस तथ्य को चुनकर सामने रखना, क्या ये अपने आप में एक मूल्य आधारित फैसला नहीं है कि हमें सड़क पर ही पैसा खर्च करना चाहिए, अस्पताल पर नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है। और यही साइमन के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है, जिस पर हम बाद में आएंगे। अच्छा। आलोचकों का यही कहना था कि आप तथ्यों को मूल्यों से पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। लेकिन साइमन का मकसद प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना था। ठीक है, तो उन्होंने ये नया फाउंडेशन रखा और फिर जैसा आपने शुरू में कहा, उन्होंने पुरानी इमारत को गिराना शुरू कर दिया। हाँ, उन कहावतों और मिथकों पर हमला किया। वो क्या थे? साइमन से पहले मैनेजमेंट कुछ सिद्धांतों पर चलता था जिन्हें सब मानते थे, जैसे आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। यानी एक कर्मचारी को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। सही। या फिर नियंत्रण का दायरा मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक मैनेजर कितने लोगों को संभाल सकता है। सुनने में तो ये सिद्धांत काफी लॉजिकल लगते हैं। इसमें क्या गलत था?
साइमन ने कहा कि ये अवैज्ञानिक है क्योंकि हर सिद्धांत के लिए एक उल्टा सिद्धांत भी मौजूद है। मतलब? जैसे एक सिद्धांत कहता है कि विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन अच्छी है, लेकिन अगर आप विशेषज्ञों की टीम बनाते हैं तो आदेश की एकता का नियम टूट जाता है। अरे हाँ, क्योंकि तब एक कर्मचारी को कई विशेषज्ञों से निर्देश मिल सकते हैं। सबको मानेंगे तो आप किसे मानेंगे? ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि लुक बिफोर यू लीप, मतलब सोच समझकर कदम उठाओ, और साथ ही कहे ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, जो हिचकिचाया वो गया। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। यही साइमन ने कहा कि ये सिर्फ कहावतें हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं। ठीक है, तो उन्होंने पुराने सारे नियम तोड़ दिए। अगर ऐसा है तो फिर उनकी अपनी रेसिपी क्या थी? उनकी रेसिपी थी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना। साइमन ने इस प्रक्रिया को 3 आसान चरणों में तोड़ा। ओके, क्या थे वो? पहला, खुफिया गतिविधि या इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इसका मतलब है माहौल को देखना और पहचानना कि फैसला लेने की जरूरत कहाँ है। जैसे कंपनी को ये महसूस होना कि हमारी बिक्री घट रही है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। हाँ। दूसरा, डिजाइन गतिविधि। इसमें आप समस्या के संभावित समाधानों के बारे में सोचते हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए क्या हम विज्ञापन बढ़ाएं, कीमतें कम करें, या कोई नया प्रोडक्ट लाएं। बिल्कुल। और तीसरा, चयन गतिविधि मतलब चॉइस एक्टिविटी। आखिर में आप इन सभी विकल्पों में से किसी एक को चुनते हैं। ये तो काफी सीधा सरल लगता है, इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस। लेकिन इसमें क्रांतिकारी क्या था? क्रांतिकारी हिस्सा अब आता है, जब हम पूछते हैं कि कोई इंसान चयन कैसे करता है। अच्छा। पुराने अर्थशास्त्र के मुताबिक इंसान पूरी तरह से तर्कसंगत होता है, रैशनल। वो हमेशा वही विकल्प चुनता है जिससे उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। हाँ, जैसे इकोनॉमिक मैन कहते हैं, जो हमेशा अपना मुनाफा देखता है। सही। लेकिन साइमन ने एक बहुत बुनियादी सवाल पूछा, क्या कोई इंसान असल जिंदगी में पूरी तरह से रैशनल हो सकता है? सोचिए, ऐसा होने के लिए आपको दुनिया के हर मुमकिन विकल्प के बारे में पता होना चाहिए। हर विकल्प के हर नतीजे की भविष्यवाणी करनी होगी। और फिर एक कार खरीदने के लिए भी आपको दुनिया की हर कार चलानी पड़ेगी, उसके हर पुर्जे की जानकारी रखनी होगी। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं। और यहीं साइमन का सबसे बड़ा आइडिया आता है, सीमित तर्कसंगतता या बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी? उनका कहना था कि हमारी तर्कसंगतता की एक सीमा है, एक बाउंड्री है। हम दुनिया को उसकी पूरी जटिलता में नहीं देख सकते। हमारे पास जानकारी अधूरी होती है और हम भविष्य तो देख ही नहीं सकते। और क्योंकि हमारी तर्कसंगतता सीमित है, हम हमेशा सबसे अच्छा फैसला नहीं ले सकते। बिल्कुल। हम ऑप्टिमाइज नहीं करते, यानी सबसे उत्तम समाधान नहीं खोजते। इसके बजाय हम सैटिस्फाइज करते हैं। सैटिस्फाइज? हाँ, ये शब्द उन्होंने सैटिस्फाई और सफाइज को मिलाकर बनाया था। इसका मतलब है हम ऐसे समाधान की तलाश करते हैं जो बस काफी अच्छा हो, गुड इनफ। अरे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म ढूंढना। हाँ। आप हजारों फिल्मों की लिस्ट में से दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म नहीं खोजते। आप बस स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही कोई ठीक-ठाक सी फिल्म दिखती है जो आपके मूड से मैच करती है, आप उसे चला देते हैं। एकदम सही उदाहरण। यही सैटिस्फाइंग है। जैसे ही हमें कोई ऐसा विकल्प मिलता है जो हमारी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करता है, हम उसे चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस आइडिया को समझाने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक मैन के मुकाबले में अपना एक मॉडल भी दिया था ना? हाँ, एक तरफ है काल्पनिक आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन, जो टूथपेस्ट खरीदने से पहले 40 ब्रांड्स पर पीएचडी करेगा। हाँ, ताकि उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। और दूसरी तरफ है साइमन का यथार्थवादी मॉडल, प्रशासनिक मानव या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, यानी हम और आप, जो दुकान में जाकर देखते हैं, अरे ये वाला ऑफर में है और इसका स्वाद भी ठीक है, और उसे उठाकर चल देते हैं। बिल्कुल। प्रशासनिक मानव जानता है कि दुनिया बहुत जटिल है, इसलिए वह पर्याप्त रूप से अच्छे समाधानों को स्वीकार करता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर कर्मचारी सिर्फ ठीक-ठाक या चलता है वाले फैसले ले रहा है, तो फिर कंपनियां बड़े-बड़े लक्ष्य कैसे हासिल करती हैं? इसका जवाब है प्रभाव के जरिए, इन्फ्लुएंस। संगठन सीधे तौर पे आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके फैसलों के माहौल को कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है आंतरिक प्रभाव। इसमें कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, उनकी आदतें बनाना और उनमें संगठन के प्रति वफादारी पैदा करना शामिल है। दूसरा है बाहरी प्रभाव,
जो अधिकार मतलब अथॉरिटी और सलाह के माध्यम से काम करता है। अधिकार वाली बात दिलचस्प है। साइमन का कहना था कि अधिकार सिर्फ बॉस के हुक्म देने से नहीं आता, बल्कि कर्मचारी के उसे मानने से आता है। हाँ, और इसी से जुड़ा उनका एक और मशहूर आइडिया है, स्वीकृति का क्षेत्र, जोन ऑफ एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन आदेशों की सीमा जिनका एक कर्मचारी बिना सवाल किए पालन करेगा। ये वो काम है जो उसे अपनी नौकरी का हिस्सा लगते हैं। मतलब अगर मेरा बॉस मुझे एक रिपोर्ट बनाने को कहता है तो वो मेरे स्वीकृति के क्षेत्र में है, मैं बना दूंगा। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे अपनी कार धोने के लिए कहता है तो वो इस क्षेत्र से बाहर है। बिल्कुल। तब आप मना कर सकते हैं। अधिकार एक दो तरफा रिश्ता है। लेकिन क्या ये आइडिया आज भी उतना ही काम करता है? आजकल के स्टार्टअप कल्चर में जहां हायरार्की बहुत फ्लैट है, क्या वहां भी ये जोन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसका रूप बदल गया है, लेकिन सिद्धांत अभी भी लागू होता है। हो सकता है अब जोन हायरार्की पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और प्रोजेक्ट की जरूरतों पर टिका हो। लेकिन एक सीमा तो अब भी है। आपका सीईओ आपसे उनका कुत्ता घुमाने के लिए नहीं कह सकता। वो अब भी जोन के बाहर है। सही बात है। साइमन ने फैसलों को दो और श्रेणियों में भी बांटा था, क्रमादेशित और गैर क्रमादेशित, मतलब प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम मतलब जो पहले से तय हैं। हाँ, ये नियमित दोहराए जाने वाले फैसले हैं, जैसे किसी कंपनी का हर महीने की तनख्वाह प्रोसेस करना। इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। कोई नया दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सही। दूसरी तरफ है गैर क्रमादेशित निर्णय। ये नई अनोखी समस्याओं के लिए होते हैं जिनका कोई बना बनाया समाधान नहीं होता, जैसे बाजार में एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। और साइमन ने तो कंप्यूटर को लेकर भी कोई भविष्यवाणी की थी। हाँ, और ये उनकी दूरदर्शिता दिखाती है। उन्होंने दशकों पहले कह दिया था कि कंप्यूटर बहुत से गैर क्रमादेशित निर्णयों को क्रमादेशित में बदलने में मदद करेंगे। और आज हम एआई और डेटा एनालिसिस के जरिए यही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि साइमन के विचार बहुत जबरदस्त थे। लेकिन कोई भी सिद्धांत परफेक्ट नहीं होता। लोगों ने उनके काम में क्या कमियां निकाली? हाँ, कई जरूरी आलोचनाएं हुई। सबसे पहली तो उसी तथ्य मूल्य के विभाजन को लेकर हुई, जिस पर आपने पहले सवाल उठाया था। देखा, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आलोचकों ने कहा कि आप असल में इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। प्रशासन को तटस्थ दिखाने की कोशिश असल में उन राजनीतिक मूल्यों को छिपा सकती है जो फैसलों के पीछे होते हैं। और दूसरी बड़ी आलोचना ये थी कि उन्होंने मानवीय तत्व की अनदेखी की। उनका मॉडल एक मशीन जैसा लगता है। मतलब उनका मॉडल थोड़ा कंप्यूटर फ्लो चार्ट जैसा लगता है, जबकि दफ्तर तो भावनाओं, गपशप और राजनीति से चलते हैं। ठीक कहा। एक और आलोचना पश्चिमी पूर्वाग्रह की थी। उनके सिद्धांत काफी हद तक अमेरिकी संगठनों पर आधारित है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में प्रशासन का ताना बाना बहुत अलग होता है। यहाँ रिश्ते, संस्कृति ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, और एक आलोचना दक्षता को लेकर थी। साइमन के लिए एफिशिएंसी ही सबसे बड़ा लक्ष्य था, कम लागत में ज्यादा नतीजा। पर आलोचकों ने कहा कि प्रशासन का मकसद सिर्फ सस्ता और तेज होना नहीं है। कभी कभी न्याय या लोगों की संतुष्टि ज्यादा जरूरी होती है। और वो सेटिस्फाइसिंग वाला आइडिया, उसकी भी आलोचना हुई होगी। बिल्कुल। कुछ आलोचकों ने कहा कि ये रवैया सुधार को हतोत्साहित कर सकता है, ये आलस्य के लिए एक बहाना बन सकता है, कंपनियां हमेशा ठीक ठाक में ही अटकी रह सकती हैं। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम क्या कह सकते हैं? हर्बर्ट साइमन की विरासत क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमारा ध्यान संगठनों के ढांचे से हटाकर निर्णय लेने की मानवीय प्रक्रिया पर केंद्रित किया। एक जबरदस्त बदलाव था। हाँ, उनकी सीमित तर्कसंगतता और सैटिस्फाइसिंग की अवधारणाएं आज भी हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान सुपर कंप्यूटर नहीं है। और प्रशासनिक मानव और स्वीकृति का क्षेत्र जैसे विचार आज भी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि दफ्तरों में अधिकार असल में कैसे काम करता है। बिल्कुल। आलोचनाओं के बावजूद हर्बर्ट साइमन 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनका काम आज भी एक मील का पत्थर माना जाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। साइमन उस दौर की बात कर रहे थे जब जानकारी सीमित थी। आज हम एआई और बिग डेटा के युग में हैं, जहां हमारे पास जानकारी का महासागर है। तो सवाल यह है, क्या हमारी तर्कसंगतता आज भी उतनी सीमित है जैसा साइमन ने सोचा था, या फिर अब सीमाएं बदल गई हैं और अब हम जानकारी की कमी से नहीं बल्कि जानकारी की बाढ़ में डूबने से सीमित है?
इस पर जरूर सोचिएगा।